अस्पताल के लंबे और खामोश गलियारे में हर तरफ बेचैनी और उदासी का माहौल था। परिवार के सभी सदस्य वहां मौजूद थे, लेकिन उनके दिलों में डर का डेरा था। हर चेहरे पर चिंता के निशान थे और हर आंख नम थी। एक और फातिमा थी, जो गलियारे के कोने में बैठी लगातार रो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उसकी मासूमियत में कोई कमी नहीं आई थी। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें और लंबे रेशमी बाल जो उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। रोने की वजह से आंखें सुर्ख लाल अंगारा हो रही थीं, जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। वह बार बार अपने दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछ रही थी, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फातिमा की जिंदगी का एकमात्र सहारा उसके पापा ही थे, और आज वही पापा जिंदगी और मौत की कशमकश में फंसे हुए थे। वह ऑपरेशन थिएटर में थे और डॉक्टर उनकी जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फातिमा का दिल बेचैन था। वह बार बार दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरे पापा को ठीक कर दे, मेरे पापा को कुछ ना हो। दूसरी ओर गलियारे के दूसरे सिरे पर जैन खड़ा था। वो फातिमा को गहरी नजरों से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। घमंडी स्वभाव का मालिक था। जैन अपनी ऊंची कदकाठी, मजबूत शरीर और तीखे नक्श के साथ वह परिवार का केंद्र बिंदु था। उसकी आंखों में अभी इस वक्त एक अजीब सी कठोरता थी और होठों पर हल्की सी नापसंद की मुस्कान। वह अपने परिवार का बड़ा बेटा था और हर मामले में अपनी मर्जी चलाने का आदी था। फातिमा का इस तरह सबके सामने रोना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि फातिमा उसके परिवार से नहीं थी, लेकिन बचपन से जैन ने फातिमा को अपने परिवार के साथ जुड़ा देखा था, तो वह उसे अपने परिवार का ही हिस्सा समझने लगा था। यह क्या ड्रामा कर रखा है, उसने दिल ही दिल में बड़बड़ाते हुए सोचा था, लेकिन कुछ कहा नहीं। वह जानता था कि इस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा, मगर उसके चेहरे के भाव उसके दिल की बात बता रहे थे। इसी दौरान ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता ने सभी के दिलों की धड़कनें रोक दीं। सभी लोग डॉक्टर की ओर दौड़े। फरीद साहब, जो करीम साहब के जिगरी बचपन के दोस्त और जैन के पापा थे, तुरंत आगे बढ़े। जी डॉक्टर साहब, मरीज का क्या हाल है? डॉक्टर ने एक नज़र सब पर डाली और फिर कहा, मरीज होश में है, लेकिन बार बार किसी फरीद साहब को बुला रहे हैं। बेहतर होगा कि आप तुरंत उनके पास चले जाएं। फातिमा, जो डॉक्टर की बात सुनकर स्तब्ध रह गई थी, तुरंत फरीद साहब के पास आई। अंकल जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। फरीद साहब ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, चलो बेटा मेरे साथ। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने से पहले फातिमा ने आखिरी बार जैन की ओर देखा। शायद वह उसकी खामोश आलोचना को महसूस कर चुकी थी, लेकिन उस समय उसके दिल में सिर्फ अपने पापा की फिक्र थी। फातिमा के दिल में डर और उम्मीद की कशमकश चल रही थी, जबकि जैन अपनी कठोरता और घमंड के साथ उन भावनाओं से दूर खड़ा था, जैसे यह सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ऑपरेशन थिएटर के अंदर का माहौल गहरा गंभीर था। करीम साहब ने फातिमा को देखते ही अपनी कमजोर सी उंगलियां उसकी ओर बढ़ाईं। बेटा, उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। फातिमा तुरंत उनके पास झुकी और उनका हाथ थाम लिया। फरीद साहब ने फातिमा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा दुआ करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। हॉस्पिटल के कमरे में रोशनी मध्यम थी और करीम साहब की कमजोर सांसों की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। उनकी आंखों में दर्द और बेबसी के साए झलक रहे थे। उनके पास खड़े फरीद साहब की आंखों में भी नमी थी, मगर वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। करीम साहब ने कांपते हाथों से अपने दोस्त का हाथ थामा, जो इस वक्त उनका आखिरी सहारा थे। फरीद, मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। सांसें मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रही हैं। उनकी आंखों में दर्द की गहराई थी। मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा। फातिमा, जो अपने पापा के सिरहाने खड़ी थी, यह सुनकर कांप गई। उसका दिल जैसे रुक गया हो। वह अपने पापा के चेहरे को देखने लगी, जिस पर जिंदगी की चमक धीमी पड़ती जा रही थी। फातिमा की बड़ी बड़ी आंखें डर से फैल गईं। उसके गालों पर आंसू बिना आवाज बहने लगे। फरीद, करीम साहब ने मुश्किल से अपनी बात जारी रखी, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं, बल्कि तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं।
मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का निकाह जैन से करा दिया जाए। ये सुनकर फरीद साहब का चेहरा हैरानी और अब इस बात से भर गया। क्या? उन्होंने अविश्वास से पूछा। करीम साहब ने गहरी सांस ली, जो उनके सीने से टूटकर निकली थी। मैं जानता हूं कि जैन तुम्हारा इकलौता बेटा है। उसे लेकर तुम्हारे दिल में ढेरों सपने होंगे, लेकिन मेरे दिल को सुकून सिर्फ जैन के ख्याल से मिलता है। वह आत्मनिर्भर है, मजबूत है और मेरी बेटी का ख्याल रख सकता है। जबकि फातिमा ने यह सुनकर हैरानी भरी नजरों से अपने पापा को देखा था। जैन का नाम सुनते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह जैन के कठोर स्वभाव और घमंडी रवैये से हमेशा डरती थी। वो उसे बचपन से ही नापसंद करती आई थी और उसके सामने बैठना तो दूर बात करने से भी घबराती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर की परछाइयां थीं और उसका पूरा अस्तित्व कांप रहा था। लेकिन करीम साहब ने धीमे और शांत लहजे में कहा, खुदा ना करे कि तुम्हें कुछ हो, अभी तुम हिम्मत रखो। और जहां तक जैन और फातिमा की बात है, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे होते हुए ही धूमधाम से उनकी शादी कराऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन अभी इस हालत में यह मुमकिन नहीं। करीम साहब की आंखों में आंसू भर आए। फरीद, अगर तुम सच में मुझे अपने छोटे भाई जैसा मानते हो तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मुझे सुकून से जाने दो। फरीद साहब कुछ देर करीम साहब को देखते रहे। उनके दिल में एक तूफान उमड़ रहा था, लेकिन अपने दोस्त की हालत देखकर वह कुछ कहने में असमर्थ थे। उन्होंने धीरे से सिर हाँ में हिलाया, जैसे दिल की गहराइयों से मजबूर हो गए हों, और फिर चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। फातिमा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिल में बगावत और बेबसी की एक स्थिति थी। वह अपने पापा को मना करना चाहती थी कि वह जैन से शादी नहीं कर सकती, लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। वह जानती थी कि इस वक्त कुछ भी कहना बेकार था। अस्पताल के बाहर जैन, जो अब तक बेखबर था, अपने घमंडी और बेपरवाह अंदाज में खड़ा था। उसे खबर नहीं थी कि उसके और फातिमा के बीच तकदीर ने क्या खेल रचा है। फातिमा का दिल एक अनजाने डर से कांप रहा था और जैन अपनी कठोरता और घमंड के खोल में दुनिया से बेपरवाह खड़ा था। अस्पताल के बाहर का माहौल खामोश था, लेकिन दिलों में एक तूफान था। वेटिंग एरिया में हल्की रोशनी के नीचे फरीद साहब और जैन आमने सामने खड़े थे। जैन, जो अभी अभी ऑफिस से सीधा अस्पताल आया था, हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। उसका लंबा कद, व्यक्तित्व आकर्षक और आत्मविश्वास भरपूर था। उसने काले पैंट और शर्ट पहनी हुई थी, जो उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता और हैरानी के भाव थे। जैन ने अपनी घड़ी पर एक नज़र डाली और फिर अपने पापा को देखा। पापा, यह सब क्या हो रहा है? आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? उसने शांत लहजे में पूछा। फरीद साहब ने गहरी सांस ली, जैसे वह अपने शब्द इकट्ठा कर रहे हों। बेटा, करीम की हालत बहुत खराब है। वह शायद ज्यादा देर जिंदा न रह सके। उनकी एक आखिरी ख्वाहिश है, और वह यह कि वह अपनी बेटी फातिमा का निकाह तुम्हारे साथ अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। यह सुनकर जैन के चेहरे पर एक झटका सा लगा था। वह हैरानी से कुछ पल एकदम चुप खामोश खड़ा रहा, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। फिर अचानक अपनी जगह से हिल गया और अविश्वास से बोला, पापा, मजाक कर रहे हैं ना? ये कैसे मुमकिन है? मैं फातिमा से निकाह करूं? फरीद साहब ने जैन को देखा। बेटा, ये मजाक नहीं है। करीम अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में है और वह अपने दिल में यह बोझ लेकर जाना नहीं चाहते कि उनकी बेटी का भविष्य अनिश्चित हो। वह सिर्फ तुम पर भरोसा करते हैं। जैन ने एक तंजिया हंसी के साथ सिर हिलाया और कहा, पापा, यह सब गलत है। मैं एक आत्मनिर्भर इंसान हूं। मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ सिद्धांत बनाए हैं। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं, वह मेरे मापदंडों के मुताबिक होनी चाहिए। और फातिमा, वह एक सीधी साधी घरेलू सी लड़की है, जो सिर्फ घर और कॉलेज तक सीमित है। वह मेरे साथ कैसे चल सकती है? फरीद साहब ने धैर्य से उसकी बात सुनी और फिर धीमे लेकिन मजबूत लहजे में कहा, जैन, जिंदगी सिर्फ तुम्हारे मापदंडों और सिद्धांतों पर नहीं चलती। कभी कभी हमें दूसरों की खुशी और सुकून के लिए अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। जैन ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर मारा था। पापा, यह मेरा फैसला है और मैं किसी के दबाव में आकर
अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले को बदल नहीं सकता। फरीद साहब ने अपनी बेटे की आंखों में देखा। जैन, क्या तुम अपने पापा की ख्वाहिश को नजरअंदाज कर सकते हो? क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं? जैन ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव कठोर थे। पापा, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन यह निकाह मुझसे नहीं होगा। फरीद साहब ने उसकी कलाई पकड़ी और सख्त लहजे में बोले, जैन, तुम मेरी बात सुनो। यह सिर्फ करीम की ही नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। तुम्हें यह निकाह करना होगा, चाहे तुम्हें यह पसंद हो या ना हो। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। और यह सुनकर जैन की आंखों में गुस्सा भर आया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सका। वह अपने पापा के सामने और इनकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ भी कहो, वह अपने पापा की बहुत इज्जत करता था। उनकी बात को ठुकराने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने गहरी सांस ली और बेबसी के साथ कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसकी आंखों के सामने फातिमा का रोता बिसुरता चेहरा घूम गया था और उसके दिल में नफरत की एक तेज लहर उठी थी। उसकी नज़र में उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फातिमा थी। ठीक है पापा, उसने गुस्से और बेदिली के साथ कहा, मैं ये निकाह करूंगा, लेकिन याद रखना, ये मेरी मर्जी से नहीं हो रहा। ये आप सबकी जिद है। फरीद साहब ने राहत की सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि आज का यह फैसला तुम्हारे और फातिमा दोनों के लिए बेहतर है। जैन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में गहरी बेबसी थी और दिल में एक अनजानी नफरत। वह जानता था कि इस निकाह के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन वह दिल से उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अस्पताल के उस खामोश कोने में एक फैसला लिया जा चुका था। जैन के दिल में नफरत के बीज बो दिए गए थे और फातिमा, जो इस सब से अनजान थी, एक ऐसी जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी जो उसके ख्यालों से बिल्कुल अलग थी। अस्पताल के खामोश गलियारे में एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। समय जैसे ठहर गया था और हर दिल पर एक भारी बोझ महसूस हो रहा था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौलवी साहब, कुछ गवाह और फरीद साहब मौजूद थे। उनके बीच जैन और फातिमा एक दूसरे से कुछ कदमों की दूरी पर बैठे हुए थे। फातिमा के दिल की धड़कनें जैसे उसके कानों में गूंज रही थीं। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और वह बेहद डरी हुई नजर आ रही थी। मौलवी साहब ने धीमी और शांत आवाज में निकाह के शब्द बोलने शुरू किए थे। फातिमा बिनते करीम, क्या जैन बिन फरीद के साथ निकाह कबूल करती हैं? ये शब्द फातिमा के कानों में गूंजे तो उसकी सांसें जैसे थम गई थीं। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अपने बीमार पापा का चेहरा आया, जिन्होंने स्नेहपूर्ण ख्वाहिश की थी। उसकी आंखों से 2 आंसू बहकर गालों पर लुढ़क आए। वो बेहद धीमी आवाज में कहा, कबूल है? मौलवी साहब ने यह सवाल 3 बार दोहराया और हर बार फातिमा ने अपने दिल को कुचलते हुए कबूल कहा। निकाह के गवाहों ने अपनी जगह से तस्दीक की और जैन, जो अब भी भावनाओं से अछूता लग रहा था, निकाहनामे पर दस्तखत कर चुका था। फातिमा ने भी कांपते हाथों से कलम पकड़ी और निकाहनामे पर अपना नाम लिख दिया। उसके लिखते ही जैसे तकदीर की कोई अहम शर्त पूरी हो गई थी। निकाह के शब्द खत्म होते ही ऑपरेशन थिएटर में मौजूद करीम साहब, जो कमजोरी की हालत में लेटे थे, एक लंबी सांस ली और सबके सामने अचानक हिचकी आई थी। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। हर कोई चौंक गया। फातिमा ने फौरन अपने पापा की ओर देखा, लेकिन उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं। 3 बार हिचकी लेने के बाद एकदम शांत हो गए थे, जैसे उनकी रूह ने इत्मीनान पाकर परवाज कर ली हो कि उनकी बेटी अब किसी के हवाले हो चुकी है। डॉक्टर को बुलाइए, फरीद साहब ने बेतहाशा चिल्लाकर कहा और कमरे में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर दौड़ते हुए दाखिल हुए। करीम साहब के शरीर की हालत का मुआयना किया गया, लेकिन सब बेकार था। कुछ पल बाद डॉक्टर ने ऐलान कर दिया, हमें अफसोस है, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। ये शब्द कमरे में मौजूद हर इंसान पर बिजली बनकर गिरे। फातिमा, जो अब तक अपने जज्बात को काबू में किए हुए थी, एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ बेहोश हो गई। जैन, जो अब तक सब कुछ खामोशी से देख रहा था, अब अपनी जगह पर बेजान खड़ा था। उसकी आंखें, जो पहले भावनाओं से खाली थीं, अब किसी जाने पहचाने दर्द से भर चुकी थीं।
उसने अपने पापा की ओर देखा जो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब आंसू थे। जैन ने अपने आसपास का मुआयना किया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस पल ने न सिर्फ फातिमा की जिंदगी बल्कि उसकी अपनी दुनिया को भी पलटकर रख दिया था। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते ही करीम साहब की मौत की खबर पूरे अस्पताल में फैल गई। हर चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू थे। तुरंत ही उन्हें दफनाने की तैयारियां को शुरू कर दी गईं। फातिमा जो अब तक बेहोश थी, उसे घर लाया गया। वहां मौजूद औरतों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार होशो हवास खोए हुए थी। जैन एक तरफ खड़ा सबको देख रहा था। उसके दिल में फातिमा के लिए एक अजीब सी कशमकश पैदा हो चुकी थी। वह जानता था कि फातिमा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा झेला है। एक तरफ करीम साहब की मौत का गम, तो दूसरी तरफ फातिमा की बेबसी और तीसरी तरफ जैन की बेचैनी। जिंदगी ने सबको एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां हर दिल बोझिल और हर आंख आंसुओं से भरी हुई थी। लोगों की भीड़ करीम साहब की मयत के पास जमा थी, लेकिन कोई भी इस मंजर को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मर्द मयत को कंधा देने के लिए तैयार खड़े थे और औरतें एक तरफ आंसू भरी नजरों से यह मंजर देख रही थीं। फातिमा, जो अब तक एक कोने में बेसुध सी बैठी थी, अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसका पूरा वजूद कांप रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से मयत की ओर बढ़ी थी और जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं, कोई मेरे पापा को यहां से ले जाकर नहीं जाएगा, कोई उन्हें नहीं छुएगा। लोगों ने हैरानी से उसे देखा। औरतें उसे संभालने के लिए आगे बढ़ीं, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुन रही थी। उसने फरीद साहब का बाजू पकड़कर झटकते हुए कहा, अंकल, आप मेरे पापा को लेकर नहीं जा सकते। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? बताइए ना, कैसे रहूंगी? उसकी आवाज में इतनी बेबसी और दर्द था कि हर दिल कांप उठा था। फरीद साहब, जो खुद भी गम से टूटे हुए थे, फातिमा की हालत देखकर बेबस हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, यह अल्लाह का फैसला है, हमें सब्र करना होगा। लेकिन फातिमा की आंखों में ना कोई सब्र था, ना कोई समझौता। वह बेकाबू होकर दोबारा चिल्लाने लगी, नहीं, मैं नहीं मानती। मुझे मेरे पापा चाहिए। कोई उन्हें मुझसे दूर लेकर नहीं जा सकता। यह शोर सुनकर जैन, जो मयत के पास खड़ा था, सख्त चेहरे के साथ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। वह अपनी रवानगी से सीधे फातिमा के पास पहुंचा। उसने एक पल के लिए फातिमा को सख्त नजरों से घूरा, फिर उसका बाजू मजबूती से थाम लिया और बोला, बस बहुत हो गया यह तमाशा। होश में आओ। तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं हैं और मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते। जैन की आवाज गर्जनदार थी और उसके लहजे में कोई नरमी नहीं थी। फातिमा ने एक पल के लिए जैन की तरफ बेयकीनी भरी नजरों से देखा, जैसे वह ये मानने को तैयार ना हो कि वह इस समय में भी उसके साथ इतना सख्त रवैया अपना सकता है। मगर जैन के चेहरे पर कोई हमदर्दी और नरमी नहीं थी। उसने गुस्से से कहा, अगर अपने पापा के लिए कुछ करना ही चाहती हो तो उनकी इज्जत का ख्याल रखो। ये रोना धोना और तमाशा बंद करो। जैन ने फातिमा को पीछे धकेलते हुए अपने पापा को कंधा देने के लिए आगे बढ़ा दिया। ये पल सबके लिए बेहद दर्दनाक था। मर्दों ने करीम साहब की मौत को कंधा दिया और जनाजा आगे बढ़ा दिया। फातिमा एक बार फिर मौत के पीछे भागी थी, मगर औरतों ने उसे पकड़कर रोक लिया। वक्त की धीमी रफ्तार ने सबको थका दिया था। करीम साहब की मौत को 3 महीने बीत चुके थे, मगर वह पल किसी के दिल से मिटने के लिए तैयार नहीं था। खास तौर पर फातिमा के लिए ये 3 महीने किसी दर्दनाक सपने की तरह बीते थे। करीम साहब के जाने के बाद फरीद साहब फातिमा को अपने साथ ही ले आए थे। वह लड़की जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, अभी खामोश और बेजार वजूद में बदल चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते और वह किसी से कुछ कहे बिना खुद को एक कमरे में बंद रखती। बचपन में ही माँ को खोने का गम शायद उस वक्त इतना महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त करीम साहब की मोहब्बत ने उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन अब जब उसके सिर से बाप का साया भी उठ गया था, वह अकेलेपन के गहरे समंदर में डूब गई थी। करीम साहब ने हमेशा उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखा था। वह उसके हर ख्वाहिश को पूरा करने वाले, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखने वाले बाप थे।
उनकी मोहब्बत ने फातिमा को दुनिया के दुखों से दूर रखा था, लेकिन अब वही दुनिया उस पर भारी हो रही थी। घर में सब उसके साथ थे। जैन की माँ बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने उसे संभालने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन फातिमा का दिल जैसे हर चीज से ऊब चुका था। किसी से बात करने पर उसे मजबूर किया जाता तो वह बस आंखों में आंसू लिए खामोश बैठी रहती। ये 3 महीने उसके लिए जहन्नुम की तरह थे, जहां वह अपने गम के साथ अकेली लड़ रही थी। जैन अपने कमरे में खामोश बैठा इन 3 महीनों के बारे में सोच रहा था। वह हमेशा परफेक्ट जिंदगी चाहता था, और उसके लिए यह निकाह किसी बोझ से कम नहीं था। मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा। यह सब जबरदस्ती का किया हुआ निकाह है और मैं इसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। उसे फातिमा से शिकायत थी, क्योंकि वह समझता था कि फातिमा में सब्र की कमी है। वह एक भावुक और बहुत ही कमजोर टाइप की लड़की है, जबकि वह खुद एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान था, जिसने हमेशा अपने जीवन के फैसले खुद लिए थे। लेकिन यह निकाह, यह फैसला उसकी मर्जी के खिलाफ था, और वह इसे दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। फातिमा की शक्ल भी एक मासूम सी गुड़िया की तरह थी। उसकी बड़ी हल्की भूरे रंग की आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती, और उसके गाल जो कभी गुलाब की तरह खिले रहते थे, अब पीले पड़ चुके थे। उसके लंबे काले बाल, जो कभी उसकी खूबसूरती का ताज हुआ करते थे, अब बेजान और बिखरे हुए लगते थे। वो लड़की जो कभी सबके दिल का सुकून थी, अब खुद को एक अजनबी सा महसूस करती थी। जैन ने फातिमा के बारे में सोचते हुए गहरी सांस ली। मैं उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगा? हम दोनों बहुत अलग हैं। वह एक नाजुक सी घरेलू सी लड़की है, और मैं किसी मजबूत आत्मनिर्भर साथी की ख्वाहिश रखता हूं। यह निकाह मेरे लिए एक इम्तिहान है। समय बीत रहा था, मगर जैन की नफरत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वह अपने गुस्से और घमंडी स्वभाव के साथ खुद को इस रिश्ते से अलग रखने के बहाने ढूंढता। दूसरी तरफ फातिमा अपनी बिखरी हुई दुनिया को फिर से जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फातिमा की हालत देखकर सब बेबस थे, और जैन के व्यवहार ने सभी को और ज्यादा परेशान कर दिया था। जैन अपने कमरे की खामोशी में गुम था। उसका लैपटॉप उसके सामने खुला था, मगर उसकी नजरें स्क्रीन पर होने के बावजूद कहीं और थीं। फातिमा के बारे में सोचते हुए उस समय उसे समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो वह चौंक गया। अंदर आ जाओ, उसने अपनी गहरी आवाज में कहा। एक नौकरानी अदब से सिर झुकाए अंदर आई। साहब, बड़े साहब आपको कमरे में बुला रहे हैं, उसने धीमे लहजे में सूचना दी। जैन ने एक पल के लिए खामोशी भरती। उसके माथे पर हल्की सिलवटें उभर आई थीं। वह किसी से मिलने या बात करने के मूड में नहीं था। ठीक है, जाओ, मैं आता हूं, और नौकरानी कमरे से बाहर चली गई। जैन ने लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसके पापा उसे क्यों बुला रहे हैं। कल भी उनकी बातचीत का मुद्दा फातिमा ही थी, और आज भी यही होने वाला था। वह अपनी कुर्सी से उठा और कमरे से बाहर आया। जब जैन कमरे में दाखिल हुआ तो वह हल्के से चौंका। उनकी नजरें अपने बेटे पर गईं, जो अपने खास घमंडी अंदाज में सीधा बैठा था। चेहरे पर किसी भी तरह का भाव ना के बराबर था। जैन बेटे फरीद साहब ने बात शुरू की। मैं तुमसे एक अहम बात करना चाहता हूं। जी बाबा, कहिए। जैन ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। देखो बेटा, निकाह हो चुका है। फातिमा तुम्हारी बीवी है। करीम साहब ने अपनी जिंदगी में यह रिश्ता तुम पर भरोसा करके जोड़ा था। अब मुझे लगता है कि उसका हक है कि वह अपनी रुखसती के बाद तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। जैन ने सुनते ही गहरी सांस ली। फिर एक पल बाद उसने सिर उठाकर अपने पापा की ओर देखा। पापा, निकाह तो मैंने कर लिया आपकी ख्वाहिश पर, लेकिन जहां तक रुखसती की बात है, वह तभी होगी जब मुझे सही लगेगा। फरीद साहब ने उसे गौर से देखा। जैन, समझने की कोशिश करो। वह बच्ची पूरे 3 महीने से टूट कर बिखर चुकी है। उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, और अब उसके पापा भी नहीं रहे। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो शायद वह संभल जाए। जैन ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा। पापा, आप चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते को जबरदस्ती? जैन फरीद साहब की आवाज में नाराजगी थी। ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का मसला नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें समझना होगा कि निकाह कोई खेल नहीं है। ये एक वादा है जो तुमने किया था।
पापा, जैन ने उनकी बात काटी। मैं जानता हूं यह वादा क्या है, लेकिन यह फैसला मुझ पर जबरदस्ती थोपा गया था। मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए मजबूर नहीं हूं। फरीद साहब ने कड़ी नजरों से उसे देखा। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम इस रिश्ते को निभाने से इनकार कर दोगे? मैंने ऐसा नहीं कहा, जैन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। मैं बस ये कह रहा हूं कि रुखसती तभी होगी जब मैं खुद को इसके लिए तैयार कर लूं। अभी के लिए यह बात खत्म समझे। ये कहकर जैन उठ गया। जैन रुक जाओ, फरीद साहब ने उसे आवाज दी। लेकिन जैन ने पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फरीद साहब ने गहरी सांस ली। उनके दिल में एक बेबसी सी आ गई थी। जैन का रवैया और उसकी जिद उन्हें निराश कर रही थी, लेकिन वह जानते थे कि इस मसले को सुलझाना उनकी जिम्मेदारी है। फातिमा की हालत और जैन की बेरुखी दोनों उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थीं। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था। जैन अपनी रोजमर्रा की रूटीन के मुताबिक सुबह 9 बजे ऑफिस जाने की तैयारी में जुटा हुआ था। आज उसने काले रंग का पैंट कोट चुना था। नहाने के बाद उसने अपने बाल ठीक किए, घड़ी पहनी और आईने में एक नज़र खुद को देखने के बाद कमरे से बाहर निकला। उसका इरादा था कि नाश्ता करेगा और फिर ऑफिस के लिए निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखों में नाराजगी आ गई थी। लिविंग रूम में फातिमा अपनी मां की बचपन की सहेली सलमा आंटी से लिपटकर जोर जोर से रो रही थी। सलमा आंटी फातिमा की मां की बचपन की सहेली थी, लेकिन फातिमा की मां के जाने के बाद उन्होंने फातिमा को अपनी सगी बेटी की तरह पाला था। लेकिन पिछले 4 से 5 साल से वह अमेरिका में सेटल थी। करीम साहब के मरने के 3 महीने बाद वह उनसे मिलने आई थी। खबर देर से मिलने की वजह से वह उस गम में शरीक नहीं हो सकी थी। उनके साथ उनका बेटा बिलाल भी था, जो बड़े ध्यान से फातिमा को देख रहा था और उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। बिलाल की नज़रों में फातिमा के लिए हमदर्दी और करीबी जज्बात साफ झलक रहे थे, जो जैन को एक पल में गुस्से में भरने के लिए काफी थे। जैन ने नाश्ता करने के इरादे को नजरअंदाज करते हुए तेजी से कदम आगे बढ़ाए और लिविंग रूम में दाखिल हुआ। वह झटके से फातिमा के बराबर में बैठ गया था। फातिमा, जो सलमा आंटी के सीने से लगी रो रही थी, जैन के इस तरह अचानक बैठने पर एकदम सीधी होकर बैठ गई थी और कुछ पल के लिए हैरान हुई थी। जैन पैर पर पैर चढ़ाकर और अपना मोबाइल निकालकर उसे स्क्रॉल करने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वह इस पूरे मंजर को नजरअंदाज कर रहा हो, लेकिन हकीकत में उसकी मौजूदगी का मतलब बहुत साफ था। बिलाल ने भी एक पल के लिए चौंक कर जैन को देखा। वह जैन के सख्त और मालिकाना रवैया को महसूस कर चुका था, लेकिन चुपचाप बैठा रहा। जैन ने अपनी नजरें मोबाइल पर टिकाए रखीं, लेकिन उसका ध्यान फातिमा पर था। फातिमा बेचैन हो गई और उसके बगल में बैठे जैन के सख्त रवैया से घबराकर अपनी जगह से उठने का इरादा कर रही थी। लेकिन जैसे ही वह उठने लगी, जैन ने उसका हाथ थाम लिया। फातिमा ने उसकी ओर देखा। जैन की आंखों में एक अजीब सा भाव था, सख्ती का, मालिकाना हक का, और जैसे वह यह साफ कर रहा हो कि सब कुछ उसकी मर्जी से होगा। फातिमा ने डरते हुए अपनी जगह पर बैठने में ही भलाई समझी। उसके हाथों में कपकपी और आंखों में नमी थी। जैन के रवैया से वह सहमी हुई थी। बिलाल और उसकी मां ने भी हैरानी से एक दूसरे को देखा, मगर जैन, जो अपनी जगह पर चुपचाप बैठा था, अचानक सख्त लहजे में बोला, तुम्हारा शौहर भूखा है और तुम यहां बैठकर बातें कर रही हो। जाओ, मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। जैन की बात सुनकर वह एकदम झेंप गई थी। वह तुरंत खड़ी हुई, आंसू पोंछते हुए अपनी नजरें झुकाए किचन की तरफ बढ़ने लगी। जैन अपनी जगह से उठा और खाने की मेज की ओर चल दिया। बिलाल ने एक पल के लिए फातिमा की तरफ देखा, फिर जैन की तरफ, लेकिन कुछ कहने से बचा। उसकी मां ने उसे कंधे पर हाथ रखकर खामोश रहने का इशारा किया था, लेकिन दोनों के चेहरे पर हैरानी साफ थी। फरीद साहब, जो पूरे मंजर को गहराई से देख रहे थे, अपने बेटे के रवैया को समझ चुके थे। जब जैन नाश्ता करने के लिए मेज पर बैठा तो फरीद साहब भी वहां पर आ गए। उन्होंने गहरी नजरों से बेटे को देखा, लेकिन कुछ कहने से बचे। फातिमा ने नाश्ता मेज पर रखा और खुद पीछे हटकर खड़ी हो गई। जैन ने एक नज़र उसे देखा और फिर ठंडे लहजे में कहा, खड़ी क्यों हो?
बैठो यहाँ। फातिमा ने झिझकते हुए कुर्सी खींची और एक किनारे बैठ गई। बिलाल और उसकी माँ लिविंग रूम में चुपचाप बैठकर यह सब देख रहे थे। जैन की हरकतें और उसका रवैया साफ रूप से उसकी बेचैनी और भावनाओं की तीव्रता को दिखा रहा था, लेकिन वह शब्दों में कुछ भी कह नहीं रहा था। फरीद साहब ने यह सब गहरी चुप्पी के साथ देखा। वह समझ रहे थे कि जैन के दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका वह इजहार नहीं कर पा रहा। उन्होंने वहीं बैठकर तुरंत एक पूरा प्लान बना लिया था ताकि अपने बेटे को इस बात का एहसास दिला सके कि फातिमा उसकी जिम्मेदारी और उसकी पत्नी है। इसके लिए उन्हें यह कदम उठाना ही था। नाश्ता करने के बाद जैन ने सख्त लहजे में अपनी माँ से कह दिया कि फातिमा कमरे में ही रहेगी और बाकी मेहमानों को तुरंत विदा कर दिया जाए। उसके माथे पर बल थे और आंखों में एक ऐसी चमक थी जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वह किसी भी हालत में अपने घर में किसी गैर की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी माँ जो हमेशा उसे समझाती रहती थी, अब उसकी सख्ती पर चुप थी। वह अपनी जगह से उठी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था कि आज जैन को क्या हो गया है, क्यों वह इतना गुस्से में है। उसके खराब रवैये के बावजूद वह हमेशा अपने बेटे की इज्जत करती थी और कभी नहीं सोचा था कि जैन इस हद तक अपनी जिद में आ जाएगा। फरीद साहब, जिन्होंने पिछले कई दिनों से इस मसले पर सोच विचार किया था, अपनी लंबी योजना को अमल में लाने के लिए तैयार थे। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वह किसी सफल चाल का इंतजार कर रहे हों। जब जैन रात को घर आया तो उन्होंने एक नज़र घर पर डाली। घर में पूरा सन्नाटा था और वह जानता था कि मेहमान चले गए होंगे। उसने राहत की सांस ली और अपनी जगह जाने का इरादा किया, लेकिन अचानक फरीद साहब की आवाज़ ने उसे रुकने पर मजबूर किया। जैन, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। फरीद साहब की आवाज़ में नरमी थी, लेकिन जैन ने तुरंत सरसरी अंदाज में जवाब दिया, लेकिन मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप हर वक्त फातिमा के बारे में परेशान रहते हैं और मैं इस वक्त आराम करना चाहता हूँ। जैन की आवाज़ में गुस्सा था। फिर वह गहरी सांस लेकर बोले, हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से यह मुद्दा खत्म करना चाहता हूँ। कभी कभी बड़े भी बच्चों के लिए गलत फैसले ले लेते हैं और इसलिए मैंने सोचा है कि फातिमा और तुम्हारा रिश्ता खत्म कर दूं। सलमा ने मुझसे बिलाल के रिश्ते की बात की है और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। वह अपने घर जाएगी और मैं उससे संतुष्ट रहूंगा। लेकिन उसके बाद जैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसका गुस्सा उफान पर था और उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं फातिमा को उस बिलाल के हवाले कर दूं? जैन के लहजे में गुस्सा और उलझन थी, जैसे वह इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो। लेकिन जैसे ही उसे अपनी बात का एहसास हुआ, वह तुरंत चुप हो गया। फरीद साहब के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, जिसे उन्होंने जल्दी ही छुपा लिया था। उनके चेहरे की चमक और आंखों की ताजगी यह साफ जाहिर कर रही थी कि उनका मकसद सफल हो चुका था। कुछ पल तक दोनों चुप रहे और फिर जैन ने अपना गुस्सा काबू करते हुए कहा, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। आप जानते हैं कि अगर एक बार मुझसे कोई चीज़ जुड़ जाए तो मैं उसे किसी को नहीं देता, भले उसे बर्बाद कर दूं, लेकिन किसी को नहीं देता। कहकर जैन अपनी जगह से उठा और लंबे लंबे कदमों से कमरे की तरफ गया। फरीद साहब की मुस्कान गहरी हो गई थी, क्योंकि वह जानते थे कि जैन ने अपनी बात कह दी थी और अब यह उनके लिए एक नया रास्ता था। घर में एक असामान्य रौनक छा चुकी थी। पूरे घर में खुशियों का आगाज हो चुका था और यह दृश्य एक सपने जैसा था। जैन का रुखसती के लिए हाँ बोल देना जैसे उसकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले का संकेत था। इस फैसले के बाद हर कोने में खुशी की लहर थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक फातिमा को लेकर उलझन बाकी थी। बचपन में जब भी कोई चीज़ उसकी पसंदीदा होती थी, वह न केवल उसे अपने पास रखता, बल्कि अपने छोटे भाई को भी उससे दूर रखता था। वह चाहता था कि उसकी हर चीज़ पर उसका ही पूरा अधिकार हो, और यही आदत उसके साथ जीवन भर रही थी। जब उसके पापा ने फातिमा के लिए बिलाल का रिश्ता पेश किया, तो वह तुरंत यह सुन नहीं सका था। उसने खुद को मजबूर महसूस किया और उसी गुस्से में आकर उसने रुखसती के लिए हाँ बोल दिया। आज मंगनी का दिन था। पूरे घर में खुशियां छाई हुई थीं, लेकिन फातिमा की आंखों में गम की गहरी छाप थी। वो जितनी कोशिश करती अपनी उदासी को छुपाने की,
उतनी ही तेजी से उसका गम उभरता। अपने पापा की कमी उसे उस दिन बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। उसका दिल चाहता था कि कोई उसका गम समझे, कोई उसकी पुकार सुने, लेकिन जो वह महसूस कर रही थी वह किसी ने महसूस नहीं किया। उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं और वह महसूस कर रही थी कि यह दिन उसके लिए खुशी का नहीं बल्कि एक और टूटने का दिन बन चुका था। मंगनी के सूट में उसकी उदासी और भी साफ हो रही थी। वह एक तरफ चुपचाप खड़ी थी, अपने अंदर के दर्द को छुपाते हुए, और दूसरी तरफ शादी की रस्में निभा रही थी। पूरे घर में हलचल थी, ढोल की आवाजें थीं, मिठाइयों की खुशबू हर कमरे में फैल रही थी और लोग खुशी से नाच रहे थे। लेकिन फातिमा के चेहरे पर जैसे हर पल गम का बोझ था। उसकी मुस्कान कमजोर थी, हर तरफ खुशी की लहर थी, लेकिन फातिमा के भीतर कुछ और था। वह चुपचाप एक कमरे में चली गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद जब फातिमा ने कमरे से बाहर कदम रखा तो पूरे घर में खुशबू जैसे माहौल था। हर किसी की नजरें उस पर थीं और वह उसके कदमों पर मुस्कुरा रहे थे। समय तेजी से गुजरा और रुखसती का दिन भी करीब आ गया। फरीद साहब के घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन फातिमा का दिल एक अजीब सी बेचैनी में डूबा हुआ था। और इसी बुझे दिल के साथ फातिमा की विदाई हुई। विदाई क्या थी? एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में बिठा दी गई थी। फातिमा दुल्हन का जोड़ा पहनकर जैन के बेडरूम में बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। यह जोड़ा, यह रंग, यह सब कुछ एक बोझ था। वो सिर झुकाए बैठी थी, जैसे कोई सपना देख रही हो या फिर अतीत की कड़वी यादों में डूबी हो। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एक दिखावा था, और उसके दिल में खालीपन था जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। और उसी पल कमरे का दरवाजा खुला और जैन अंदर आया, दूल्हे के रूप में, बिल्कुल एक बादशाह की तरह। उसके शरीर से एक ठंडी ऊर्जा निकल रही थी और उसकी आंखों में कठोर निर्दयी भावना थी। उसका अंदाज पूरी तरह घमंडी था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र फातिमा पर पड़ी, एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब हलचल पैदा हुई थी, जैसे वह किसी नई सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा हो। फातिमा की सुंदरता ने उसके दिल में एक पल के लिए अजीब सी पसंदगी का रंग दोहराया था, लेकिन वह बहुत तुरंत अपने जज्बातों को दबा गया था। फातिमा का चेहरा लाल हो गया और घूंघट के अंदर से सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी और उसकी चुप्पी में एक दर्द था। जैन ने फातिमा के चेहरे से घूंघट हटाया और उस पल में उसे बेखौफ तौर पर फातिमा की सुंदरता का एहसास हुआ। वह वाकई बेहद खूबसूरत थी, लेकिन जैन की आंखों में वही कठोरता और बेजारी थी जो हमेशा होती थी। उसने फातिमा के चेहरे पर एक निगाह डाली और फिर धीरे से उसके करीब आया था। तभी फातिमा बोली, मैं जानती हूं कि यह दिन आपके लिए बहुत खास है। हर लड़के के लिए उसकी सुहागरात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मैं आज आपसे कोई रिश्ता नहीं बना सकती। प्लीज मुझे थोड़ा समय चाहिए। उसके शब्द जैन के भीतर एक तूफान की तरह गूंजने लगे। वह जो खुद भी फातिमा से अब भी नापसंद का इजहार करने वाला था, आज उसकी बातों ने उसके अंदर एक जिद पैदा कर दी थी। उसकी आंखों में गुस्से की लहर चमकी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और कमरे से बाहर निकल गया। गलियारे में कुछ पल वह खड़ा रहा, अपने गुस्से को काबू करते हुए। फातिमा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे इनकार करो? हालांकि मेरा तो खुद भी मूड नहीं था कि तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाता, तुम्हें पत्नी होने का हक देता, लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट करके मेरी अना को एक गहरी चोट दी है। और आज की रात मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ कैसे जबरदस्ती अपना हक वसूल करूंगा। ये सोचकर उसके दिल को सुकून मिला था और फिर वह दोबारा से कमरे में दाखिल हुआ। फातिमा, जो अब लेटने के इरादे से सोफे की तरफ बढ़ रही थी, जैन को वापस कमरे में आता देखकर कुछ पल के लिए चौंक गई थी, लेकिन इससे पहले वह कुछ समझ पाती, जैन ने उसे खींचकर दीवार के साथ लगा दिया था। जैन के चेहरे पर छाए रंग देखकर फातिमा का दिल धक से हो गया था। जैन, होश में आओ, छोड़ो मुझे। मैं इस वक्त इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वह अपने हाथों से जैन को धक्का देते हुए बोली थी, लेकिन जैन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था। गलती कर दी तुमने मुझे धोखा देकर। अगर तुम खुद अपने मुंह से मेरी नज़दीकी के लिए मना ना करती तो मैं खुद भी तुम्हें हाथ नहीं लगाता।
क्योंकि मैं तुमसे कोई इश्क नहीं करता जो मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा था। तुम्हारे करीब आना तो दूर की बात, तुम्हें देखना तक मुझे गवारा नहीं था। लेकिन तुमने मेरी गैरत को चोट पहुंचाई है, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे धोखा देने का नतीजा क्या होता है। आज मैं अपने सारे हक वसूल करूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती। कहते कहते जैन की उंगलियां फातिमा की गर्दन तक पहुंच गई थीं। धीरे धीरे सहलाते हुए अब उसकी उंगलियां उसके गालों की तरफ बढ़ रही थीं, जबकि फातिमा का दिल बंद होने के करीब था। प्लीज जैन, ऐसा मत करें। फातिमा ने आंखें बंद करके एक आखिरी विनती की थी। लेकिन जैन अब अपने होश में कहाँ था। फातिमा को गर्दन से पकड़ते हुए उसने उसके होठों को अपने होठों की कैद में लेकर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। और फातिमा की सांस जैसे घुटने लगी थी। और जब फातिमा के नाजुक से होठों को जैन ने अपने दांतों से कुचला था, तो फातिमा के होठों से एक सिसकी निकली थी। अपनी मनमानी करने के बाद जैन उससे अलग हुआ था, लेकिन उसे अपनी बाहों से आजाद नहीं किया था। फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे जैन ने अपने होठों से चूमना शुरू कर दिया। और अगले ही पल जैन ने फातिमा का दुपट्टा उतारकर साड़ी पर रखा था। और जब उसकी खूबसूरती उभर कर जैन के सामने आई, तो उसकी आंखों में नशा उतर आया था। फातिमा के बालों की लट को अपने होठों से छूते हुए वह धीरे से फुसफुसाया, इस बात में कोई शक नहीं कि खूबसूरत तो बहुत हो। ये कहते हुए उसने उसकी गर्दन पर अपने दहकते हुए होंठ रखे थे। जैन की संगत में फातिमा का नाजुक सा वजूद कांपने लगा था। वह जैन को खुद से दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नाजुक सी लड़की कहाँ जैन जैसे हट्टे कट्टे मर्द का मुकाबला कर सकती थी। अगले ही पल जैन ने उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया था और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन उस अंधेरे में फातिमा की एक और ही किस्मत लिखी जा रही थी। सुबह फातिमा की आंख खुली तो वह एक सफेद चादर में लिपटी हुई थी, लेकिन जैन अब बेड पर नहीं था। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाकर देखा तो जैन बाथरूम से निकल रहा था। उसने एक नज़र फातिमा को देखा तो उसकी आंखों में रात की खुमारी अब भी चमक रही थी। फातिमा ने अपने आसपास चादर अच्छे से लपेटी। वह अपने बाल बनाते हुए कोई गाना गुनगुनाता जा रहा था, जबकि उसके इस अंदाज पर फातिमा को गुस्सा आ गया था। तुम एक घटिया इंसान हो जैन। उसके मुंह से ये शब्द बेखौफ निकले थे। जैन ने यह सब नजरअंदाज करते हुए एक जहरीले अंदाज में कहा, रात तुमने अपनी जिद में मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई थी। तुम्हें मेरी नजदीकी से नफरत है ना? अब एक दिन की सुहागन के बाद बाकी की जिंदगी अकेले बिताना, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में लंदन जा रहा हूं, हमेशा के लिए। उसके शब्दों में बेरुखी और ठंडक थी। वो फातिमा को नजरअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल गया और फातिमा का दिल जैसे टूट चुका था। वह जैसे पत्थर की तरह सन्नाट हो गई थी। क्या इंसान सच में इतना खुदगर्ज भी हो सकता है? क्या प्यार और रिश्ते इतने तुच्छ हो सकते हैं? ये सवाल उसके दिल को छिन्न भिन्न कर रहे थे। वह आंखें बंद करके अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी। थोड़ी देर बाद फरीद साहब कमरे में आए। उनके चेहरे पर गंभीरता और दुख के भाव थे। जैसे ही उनकी नजरें फातिमा के भीगे हुए चेहरे और आंखों से रिक्त आंखों पर पड़ीं, तो वह उसके पास आ गए। बेटी, हम माफ़ी चाहते हैं, फरीद साहब ने धीरे से कहा। हमारे बेटे ने जो तुम्हारे साथ किया है वह माफ़ी के काबिल नहीं। हम उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं अंकल? आप तो मेरे बड़े हैं, मेरे बाप की जगह है। ये सब तो मेरी किस्मत में लिखा था। आपने हमेशा मेरे भले के बारे में सोचा। फातिमा की आवाज़ आंसुओं से भरी हुई थी। फरीद साहब ने फातिमा को मजबूती से थामा, जैसे उसके बिखरे हुए अस्तित्व को सहारा दे रहे हों। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन वह अपनी भावनाओं को काबू में रखे हुए थे। समय जैसे थम सा गया था। फातिमा ने अपनी सांसों को हाथों में थामा और बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जहां मेरा अपना पति मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आभारी हूं कि आप दोनों मेरे साथ हैं। फरीद साहब और उनकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में फैसला था। फातिमा को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और उसे उसके हक से वंचित नहीं होने देंगे। फातिमा ने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की कि वह इस मुश्किल वक्त को सहन कर सके।
वह जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसे यकीन था कि वह अपनी हिम्मत और अपने ससुराल वालों की मदद से इस दर्द को सह लेगी। लंदन की जमीन पर कदम रखते ही जैन ने गहरी सांस ली थी और अपने आसपास फैली ठंडी हवा को महसूस किया। एक पल के लिए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन तुरंत ही गायब हो गई। उसके दिमाग के किसी कोने से फातिमा का रोता हुआ चेहरा झांकता, उसकी नम आंखें, कांपते होंठ और दर्द से भरा चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसने झटके से अपनी आंखें खोलीं और फिर सिर झटक कर खुद को समझाया, यह मेरी जिंदगी है, मैं क्यों किसी के आंसुओं को अपने सिर पर सवार करूं। वह रात उसके साथ जो कुछ हुआ वह उसी के काबिल थी। उसने मेरे जज्बातों का मजाक उड़ाया था और यह सब उसके साथ होना ही चाहिए था। उसकी आवाज में एक जिद थी और चेहरे पर एक अजीब सी बेपरवाही छाई हुई थी। वह अपने ख्यालों को झटक कर आगे बढ़ा। बाहर उसके लिए गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और वह अंदर बैठ गया। गाड़ी के अंदर वह चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में जैसे एक जंग चल रही थी। गाड़ी के शीशे से बाहर झांकते हुए उसने लंदन की ठंडी हवाओं को महसूस किया, लेकिन इन रोशनी की लकीरों से सवाल कर रहा था, आखिर क्यों क्यों वो उस लड़की के बारे में सोच रहा है जिसे वह हमेशा से तुच्छ समझता था। गाड़ी उसके फ्लैट के सामने रुकी और वह चुपचाप नीचे उतरा। अपने शानदार अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए उसने लाइट्स ऑन की, लेकिन कमरा उसे ठंडा और एकदम खाली सा महसूस हुआ। वह चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया और अपने जूते उतारने लगा। अपने चारों तरफ फैली खामोशी में उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। यह क्या हो रहा है मुझसे? उसने खुद से पूछा, और फिर कुछ पल यह सब सोचने के बाद उसने अपना सिर झटका था। वह यहाँ अपनी नौकरी के लिए आया था, अपना करियर बनाने के लिए। वह बेवजह की बातें सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। समय धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन वह अपनी स्थिति समझने में नाकाम था। उसे यहाँ आए हुए पूरा 2 महीने का वक्त हो चुका था और आज वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। इसीलिए ऑफिस से आने के बाद वह बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। अचानक उसने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन वह फोन पकड़े हुए एकदम रुक सा गया। वह किसे फोन करता? उसके माँ बाप ने तो 2 महीने पहले ही उससे संबंध तोड़ लिए थे। उसने फ्लैट पहुंचने के बाद अपने माँ बाप को कॉल की थी, लेकिन उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया। उसके बाप के आखिरी शब्द थे, तुमने हमारे फैसले की इज्जत नहीं की, जैन, तो अब हम तुम्हारे फैसले का हिस्सा नहीं बन सकते। उसने अपनी माँ को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने भी कह दिया, तुमने फातिमा के साथ जो किया उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। यह सब सोचकर उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई थीं। वह हमेशा अपने आप को दुनिया का सबसे आज़ाद इंसान मानता था। उसे लगता था कि वह जो चाहे कर सकता है और किसी को उसकी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। लेकिन आज इस आज़ादी का बोझ उसके कंधों पर अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने पानी का गिलास उठाया और एक ही घूंट में पूरा गिलास खाली कर दिया, लेकिन पानी के साथ साथ फातिमा की यादें भी उसके अंदर घुलने लगी थीं। वह याद करने लगा कि कैसे उसने फातिमा के साथ रात बिताने के बाद उसे छोड़ दिया था और कैसे उसके आंसू नजरअंदाज करते हुए वहां से आ गया। मैं क्यों उसे याद कर रहा हूं? वो खुद को उलझते हुए बोला। उसके लहजे में बेबसी झलक रही थी। उसने अपने हाथों को अपने बालों में फंसा लिया और बेचैनी से अपने कमरे में चक्कर काटने लगा। उसे एहसास होने लगा कि शायद वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका है। वह जानता था कि उसने फातिमा को कभी अहमियत नहीं दी, लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने में खालीपन सा था। जब वह सोने के इरादे से लेटा तो उसे फातिमा की खुशबू खुद ब खुद महसूस हुई थी, जैसे वह अभी भी उसकी बाहों में सिमटी हुई है। उसने झटके से आंखें खोल दीं। फातिमा के साथ बिताए वह खूबसूरत पल उसे बेचैन करने लगे। नहीं, मैं उसे सोचना नहीं चाहता। ये सब सोचते हुए उसने अपने ब्रीफकेस से अपनी फाइल निकाली और खुद को काम में बिजी रखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने पहली लाइन पढ़ी, उसके दिमाग में फातिमा की मुस्कान का अक्स आया। वो मुस्कान जो उसने फातिमा के चेहरे पर शायद ही कभी देखी थी। मुझे सब कुछ के बारे में सोचना बंद करना होगा, वो खुद से बोला और कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया।
लेकिन आंखें बंद करते ही फातिमा का चेहरा फिर से उसके सामने आया था। वह झटके से उठकर खड़ा हुआ और खिड़की के पास आकर लंदन की रोशनियां देखता रहा। भले ही वह उसके कमरे में थी, उसके नाम से जुड़ी हुई थी, लेकिन सच में वह एक दिन की दुल्हन बनकर बिखर चुकी थी। उसकी हालत देखकर फरीद साहब और उनकी बीवी हमेशा उदास रहते थे। कई बार फरीद साहब की बीवी ने जैन से बात करने के बारे में सोचा, लेकिन फरीद साहब ने उन्हें मना कर दिया। उनका कहना था अगर उसे थोड़ा भी एहसास होगा तो वह खुद लौट कर आएगा। लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि उनका बेटा किस सोच का मालिक था। और लगभग 2 महीने के बाद फातिमा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। शुरुआत में वह बिल्कुल चुप थी। वह हर दर्द और हर कठिनाई को अकेले ही सहन कर रही थी। उसने किसी से अपनी तकलीफ जाहिर नहीं की थी। पहले माँ चली गई, फिर बाप ने साथ छोड़ दिया, शादी हुई तो पति ने भी अकेला छोड़ दिया। ये बातें उसे परेशान करती थीं। वह दिन ब दिन डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी और अब तो उसकी तबीयत में काफी स्पष्ट बदलाव आने लगे थे। वह रोज बरोज कमजोर होती जा रही थी। ये चीज फरीद साहब और उनकी बीवी ने महसूस किया था। इसीलिए उसकी सास ने तुरंत ही उसका डॉक्टर से चेकअप करवाया था। वह एक औरत थी, इसलिए उन्होंने आराम से फातिमा की स्थिति को भांप लिया था और उनके सोचने के बिल्कुल सही अनुसार जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वह पेट से हैं, तो ये खबर उनके लिए खुशी भरा झटका थी। लेकिन ना जाने क्यों फातिमा को एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि जैन अब कभी नहीं आएगा, लेकिन वह मासूम इस बात से अनजान थी कि 2 महीने के दौरान जितना उसने जैन को याद किया है, उससे कई ज्यादा उस गुस्सैल आदमी ने उसे याद किया था। फरीद साहब का दिमाग तुरंत घूम गया था। उनका बेटा जैन लंदन में था और फातिमा की हालत की गंभीरता को देखते हुए वह अब थक चुके थे। बेवजह उससे संपर्क तोड़ना उन्हें अब नुकसानदायक लग रहा था। उन्होंने तुरंत जैन से संपर्क करने की कोशिश की। फरीद साहब ने जैन को फोन किया और जैसे ही जैन ने उनका फोन आता देखा तो वह हैरान हुआ था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। फरीद साहब ने सबसे पहली बात यही बोली थी, तुम तुरंत वापस आ जाओ। एक पल के लिए जैन हैरान हुआ था। वह चाहता था कि वह लौट जाए, लेकिन अपने अहंकार के हाथों मजबूर होकर उसने इनकार किया। लेकिन जब फरीद साहब ने उसे कहा कि वह बाप बनने वाला है और फातिमा को उसकी जरूरत है, तो वह कुछ पलों के लिए चुप हो गया। उसके अंदर एक नया जोश जागा था, जैसे उसे हकीकत का एहसास हो चुका हो। वह तुरंत लंदन छोड़कर हिंदुस्तान वापस आया था। फातिमा उससे बात नहीं करना चाहती थी और वह बिल्कुल भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन उसने अपनी तकलीफ को कुछ देर के लिए नजरअंदाज किया और अपने आने वाले बच्चे के लिए अपनी नाराजगी को एक तरफ रख दिया था। जैन ने उससे माफी मांगी थी, लेकिन जब फातिमा ने उसे माफ नहीं किया तो जैन अंदर से टूट गया। उसे एहसास था कि उसने गलत किया और उसे उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। और उस दिन वह फातिमा के सामने आया था। फातिमा, मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं, लेकिन तुम अगर मुझे माफ नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे सामने रहकर तुम्हें और दुखी नहीं कर सकता। मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन तुम चिंता मत करना, वहां से भी मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा। यह कहकर जैसे ही जैन पलटा था, फातिमा बर्दाश्त ना कर सकी। वह रोते हुए उसके सामने आ गई थी। उसके सीने पर अपने हाथों से घूंसे बरसाने लगी। बहुत बुरे हो जैन, बहुत बुरे। मैं मानती हूं कि जिन हालात में हमारी शादी हुई वह बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन मैंने भी तो तुम्हें पति के रूप में स्वीकार किया था ना, तो तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए? कहते कहते वह जैन के चौड़े सीने में सिर छुपाकर रोने लगी थी, जबकि जैन ने भी उस नाजुक सी लड़की को समेट लिया था जो उसकी जिंदगी थी, उसका सब कुछ थी। लेकिन बस इस बात को पहले समझ नहीं पाया था। और आज जब उसने फातिमा को अपनी बाहों में समेटा तो ऐसा लगा कि जैसे उसके दिल में एक सुकून सा उतर गया था। आंखें बंद करके उसने इस सुकून को महसूस किया था। उसने खुद से वादा किया कि आने वाली जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाएगा कि कभी भी फातिमा को शिकायत का मौका नहीं देगा। दोस्तों, क्या जैन माफी के काबिल था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।